हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर का, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई भी प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है, साथ ही साथ इन्वेंट्री स्टॉक को अगर परचेज करता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं? जो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट पर लगाया गया है उसमें ऐड कर देंगे इन्वेंट्री स्टॉक का एक्सपेंडिचर, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, बट जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो पार्ट नहीं होता डेप्रिसिएशन का। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट को यहीं रख दोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन तो इसका पार्ट नहीं है, यहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये जो है वो खर्चों को इंक्लूड करता है, वो एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट्स पर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने समझा दिया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद आती है सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या क्या इंपॉर्टेंस है नेट इन्वेस्टमेंट की। पहली है इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, इट इनहेंसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे क्या होता है, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है वो बढ़ता है इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जनरेट होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई तो इसके साथ साथ जो लेबर है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, और ये जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है उसकी हेल्प से जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीजमेंट आई है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सेलरेट्स जीडीपी ग्रोथ। सिंपली इसको ध्यान रखना है, पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई तो उनको और लेबर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और एम्प्लॉयज़ आए तो उनका जो लेबर है वो क्या हुआ? एफिशिएंट हुआ उस काम को करने के लिए। उसकी वजह से, उस एफिशिएंसी की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी इंक्रीजमेंट आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट है डिफरेंस का कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो एक एसेट्स एक्सपेंडिचर होता है जिसमें न्यू एसेट्स के साथ साथ जो भी एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन पर लग रहा है, यानी रिप्लेसमेंट हो रही है फिक्स्ड एसेट की, वो एक्सपेंडिचर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप कह सकते हो कि न्यू एसेट्स किस पर होती हैं? नेट इन्वेस्टमेंट पर। अभी हमने डेफिनेशन में किया, जब परचेज होता है सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट्स का तो हम उसको कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट प्लस और कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड एसेट्स, यानी ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, इसको ध्यान में रखना फॉर्मूले को, तो आपकी जो डेफिनेशंस हैं या जो डिफरेंस का पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट। ये जो है सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है जो कि न्यू एसेट्स पर हो रहे हैं। मोर स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो पुरानी एसेट्स हैं उसके पास, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है, नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करता। फिर नेक्स्ट पॉइंट यही बन जाएगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। उसके बाद ये जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये नेट एडिशन को शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो ये नेट एडिशन को शो नहीं करता। यानी ये नहीं बताएगा कि एग्जिस्टिंग कैपिटल में कितना स्टॉक और ऐड हुआ, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट ये शो करता है।
फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस होता है वैल्यू में, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में एक लॉस होता है, जो कि किस तरह से हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी थोड़े बहुत खराबी आ रही है, मशीन पे कुछ स्क्रैच वगैरह लग रहे हैं, इस तरह की जब आप यूज़ करते हैं तब उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सीडेंटल डैमेज हो रहे हैं, उसकी मशीनरी बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू में लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट की। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। 3 पॉइंट्स हो गए, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन का, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये वो फंड होता है जो कि डेप्रिसिएशन जब लगाया जाता है उस टाइम पे ये फंड को कलेक्ट किया जाता है कि जब हमें कभी न्यू मशीनरी को परचेज करना होगा तो हम इस फंड से कर सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मशीन परचेज की गई 10 लाख रुपीज़ की और उसकी लाइफ टाइम जो है वो है 10 साल तक की, तो हम कितना एनुअल प्रोविजन ऑफ फंड्स निकालेंगे कि उसको रिप्लेस किया जा सके। तो हम निकालेंगे 10 लाख का 10 साल का, तो कितना आ गया 1 लाख, यानी हर साल 1 लाख रुपए निकालना होगा कंपनी को कि आगे वो क्या कर सके, इस रिप्लेसमेंट वैल्यू को यूज़ कर सके। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसी को कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अभी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के 2 कंपोनेंट्स हैं। ये तो जब फिक्स्ड एसेट्स जो हैं ऑब्सोलीट हो जाती हैं या आउटडेटेड हो जाती हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आए तब। तो इसका एग्जांपल दे रखा है कि एक प्लांट प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिसने ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। अब जो है नई टेक्नोलॉजी आई कलर टीवीज़ की, तो आजकल क्या है, कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी तो कोई भी नहीं खरीदता, वो बिल्कुल ही मार्केट से ख़त्म हो चुका है। अब कौन से टीवी चल रहे हैं, कलर टीवी चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो भी लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कि ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ कोई कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है इस तरह से, तो ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट है कि जब वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट की तब कम होए जब डिमांड में चेंज आ जाए, ठीक है। अब एक प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहा है रबर शूज़ को, लेकिन वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं जब डिमांड शिफ्ट हुई रबर शूज़ से लेकर लेदर शूज़ पर। इसका एक आप एग्जांपल और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे ये डिमांड का चेंज फैशन की वजह से भी हो सकता है, अब जैसे या फिर जो कल्चर्स हैं उनकी वजह से भी चेंज हो सकता है। तो डिमांड जिस हिसाब से भी चेंज होगी तो उस हिसाब से वैल्यू में अगर लॉस आ रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में जो चेंज होता है हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो नेचुरल क्लैमिटी हो सकता है या फिर रिसेशन आ सकती है मार्केट में, उसकी वजह से अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसमें जो भी वैल्यू में लॉस होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, हम उसको कैपिटल लॉस के अंदर कंसीडर करते हैं, डेप्रिसिएशन के अंदर कंसीडर नहीं करते। ये जितने भी लॉसेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के, इनको डेप्रिसिएशन का या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का कोई भी पार्ट नहीं माना जाता। उसके बाद पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगी उसी को हम एस्टिमेशन में ध्यान रखेंगे। जब डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन करेंगे सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल लॉस होता है। अब डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में। एक्सपेक्टेड में पहला पॉइंट जो है वो है कि जो भी वैल्यू में फॉल आएगा वो या तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर आएगा या फिर डिमांड के चेंज होने पर आएगा। अनएक्सपेक्टेड में जो भी चेंज आएगा, जो भी वैल्यू में फॉल होगा फिक्स्ड एसेट की, तो वो या तो नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आएगा या फिर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से आएगा। एक्सपेक्टेड जो है वो पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, लेकिन अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल लॉस होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला है कि जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मैनेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने वो फंड बना रखा है तो इससे मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है इसको मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है।
अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है इसमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। पढ़ा था हमने अभी पढ़ के हटे हैं कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस होता है, और ये लॉस ऐसा लॉस होता है जब आप उस प्रोडक्शन में उस मशीनरी को या उस फिक्स्ड एसेट को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम इसमें गिनते हैं। कैपिटल लॉस वो होता है जो कि फिक्स्ड एसेट के लॉस अगर हो रहा है चाहे आप उसको यूज़ भी नहीं करें। मान लीजिए कल ही आपने मशीनरी मंगाई और आज ही अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से लॉस हो गया। तो इस तरह से होता है कैपिटल लॉस की मशीनरी में या किसी फिक्स एसेट्स में जो भी लॉस बियर करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, वो ज़रूरी नहीं है उसके यूज़ से हो, वो एक नेचुरल क्लैमिटीज़ या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से होता है। सेकंड पॉइंट इसका है लॉस होना। किस तरह से लॉस होना, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के थ्रू। ठीक है। फिर सेकंड में ये जो कैपिटल लॉस है, इसका लॉस कैसे होता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट इज़ मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस जो कैपिटल लॉस होता है उसको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के थ्रू ही मैनेज किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सिग्निफिकेंस यानी क्या इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की। अगर कोई भी प्रोड्यूसर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को नहीं बनाता तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो उसने कैपिटल लगाई है, इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा उस डेप्रिसिएशन के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर वो वहाँ से पैसा निकालता है तो उसको लो इन्वेस्टमेंट होगी, बाद में जो बचा हुआ होगा वो बहुत कम होगा, तो उसको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो लेवल ऑफ आउटपुट का लेवल भी कम होगा, और लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इनकम की जो जनरेशन होती है या अपॉर्चुनिटीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट की, वो भी कम हो जाती है जब आउटपुट कम है। लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आएगी। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अब पैसा जो बचेगा वो भी कम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा। तो नेक्स्ट फिर लो इन्वेस्टमेंट अगेन। तो ऐसे ही ये जो है एक सर्कुलर फ्लो चलेगा, और इस ट्रैप में जो है प्रोड्यूसर फंस जाएगा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, जिससे उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वो अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर वो उसको नहीं करता, लैक ऑफ DRF है यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, तो लो इन्वेस्टमेंट होगी और फिर वो क्या होगा, इस ट्रैप में फंस जाएगा। सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।